आज का ये सिंगल वीडियो आपके सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में आपके 10 नंबर पक्के कर सकता है। इन्वायरमेंट का एक सिंगल वीडियो है। ये एक वीडियो जो रहेगा आपका सीजीपीएससी प्री, साथ ही अगर आप सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में। मैं वर्तमान समय में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित इस पद पे हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस इंस्टा आईडी के जरिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको पता ही है, सीजीपीएससी प्री का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। फर्स्ट कमेंट से जाकर के उसे आप चेकआउट जरूर करें। और साथ में एक सीजीएसआई का भी हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसकी भी प्राइस मिनिमम रखी गई है, तो आप चाहें तो उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कुछ टर्मोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट कर रहे हैं। टर्मोलॉजी से हमने देखा हुआ है कि क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो क्या क्या टर्मोलॉजी है, ये सारी टर्मोलॉजी है, आपको ध्यान रखना है। जैसे टर्म बायोडाइवर्सिटी, सीजीपीएससी 2018 में बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है पूछा हुआ था कि कौन दिया है, तो इसका आंसर था WC रोजेन, तो उसको हमने यहाँ पे रख लिया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है, शब्दकोश हैं, उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द देने वाले हैं अर्नेस्ट हेकल, 1869 में इन्होंने दिया हुआ था। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इसको देने वाले हैं AG टेंसले, 1935 में दिया था। 10% नियम, इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन ही यहीं से तैयार होता है। तो इसका पूरा नाम है रेमंड लिंडमैन, इन्होंने इसको दिया हुआ था 10% रूल को। इकोलॉजिकल पिरामिड, तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है, ये शब्द दिया हुआ था चार्ल्स एल्टन, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये सारे। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये नॉर्मन मेयर्स करके एक व्यक्ति है, उन्होंने दिया हुआ था। आपको इसको एक जगह इकट्ठा करके लिखना है, और क्योंकि यहाँ से देखा गया अमूमन एक आध क्वेश्चन उठा करके पूछा है। जब टर्मोलॉजी पूछेगा तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया। हम लोग को सबसे पहले जो देखना है वो देखना है रेमंड लिंडमैन का 10% एनर्जी का रूल, वो होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे एक ये क्षेत्र है, अब ये एक क्षेत्र पे आप देखेंगे कि घास फूस वगैरह जो है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, थोड़े बहुत फूल वगैरह भी लगे हुए हैं। तो इस वाले जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो उगा रहे हैं, उग रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इनको बोला जाएगा। ठीक है, अब कोई तो होगा जो इनको खाएगा, तो कीड़े मकोड़े जो रहेंगे, तो ये जो खाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक या फर्स्ट नंबर के जो कंज्यूमर कहलाएंगे, वो ये कहलाएंगे जो पेड़ पौधे और फूल हो गया, ये सारे को कंज्यूम करेंगे। इसके बाद इनको भी कोई कंज्यूम करेगा, तो इनको जो कंज्यूम करेगा वो इस टाइप के जो उससे बड़े जीव रहेंगे वो इनको कंज्यूम करेंगे, और फिर इनको भी कोई कंज्यूम करेगा, उनसे जो बड़े जीव रहेंगे। तो 10% रूल क्या बोलता है, जब हम लोग शुरुआत के जीव जंतुओं को ले रहे थे, मान लीजिए सपोज उसमें 100% एनर्जी रही होगी, तो जो प्राथमिक जो उसको कंज्यूम करेगा, तो उसके पास उसकी 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। उसके बाद जो उसको कंज्यूम करेगा उसको उसकी 10% एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद जो उसको कंज्यूम करेगा उसको उसकी 10% एनर्जी मिलेगी। मतलब जैसे ये दोनों को अगर ये बाज खा जाता है, तो अगर इसमें 100% एनर्जी रही होगी, तो इस बाज को जो रहेगा इसका 10% एनर्जी ही मिलेगा। यही है बहुत ही महत्वपूर्ण रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहां से आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे घास है जिसमें कैलोरीज भी लिखी हुई है, 10,100 कैलोरीज है। अब इसको अगर टिड्डे खाते हैं तो ग्रास हॉपर के पास 1,000 कैलोरी आएगी। अब अगर टिड्डों को खाते हैं कौन, अपने ये फ्रॉग है ना, ये मेढक खाते हैं तो इनको 100 कैलोरी मिलेगा। मेढक को सांप खाते हैं तो इनको 10 मिलेगा, और सांप को अगर हॉक खाता है तो उसको 1 कैलोरी मिलेगा। तो ऐसे ये ऊपर की तरफ चलता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एनर्जी का जो पिरामिड रहता है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। ये है रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बना के पूछता है कि इसमें इतना है, फूड चेन का उठा करके, ये इसको इतना किया, ये इसको इतना किया, तो ये इसको किया, तो सामने वाले को कितना मिलेगा, तो नियम तो 10% का है, तो आप वहां से इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है इकोलॉजिकल पिरामिड, हमने जो देखा हुआ था शुरुआत में, इसको देने वाले थे चार्ल्स एल्टन। ठीक है, तो ये चार्ल्स एल्टन ने बताया कि पिरामिड होते हैं, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड जो रहते हैं पूरा हम लोग का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको दर्शाते हैं।
अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग जो लोग रहते हैं उसको दर्शाते हैं। तो ये 3 तरीके के पिरामिड की बात करते हैं। सबसे पहला पिरामिड है आपका नंबर पिरामिड। किस प्रकार का दिखता है? इस टाइप का दिखता है। अब ये नंबर पिरामिड संख्या बता रहा है। जैसे इसको देखिए, 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्प्स, मतलब सबसे छोटी मछलियां। तो सर्वाधिक जो रहेंगी वो सबसे छोटी मछलियां रहेंगी। उसके ऊपर जब आएंगे तो आप उससे बड़ी मछली थोड़ी सी मिलेगी आपको, उससे बड़ी मछली मिलेगी। नंबर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। और जब उससे थोड़ी ऊपर आएंगे तो मान लीजिए वेल मिल गया अपने को, है ना। जैसे यहाँ वेल, वेल को ऊपर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वेल को रखते हैं। यहाँ पे आपको शार्क मिल गया और उससे ऊपर आएंगे तो वेल मिलेगा। तो ये संख्या बताता है नंबर पिरामिड की। नीचे में जो सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल में रहेंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा रहेंगे। उसके बाद उससे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में उससे बड़े मछली, उससे ट्रॉपिक लेवल में उससे बड़े, और सबसे बड़ा वाला जो रहेगा मछली वो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ऊपर की ओर रहता है। नंबर के हिसाब से हम लोग बात करें तो नंबर पिरामिड ध्यान रखिएगा 2 प्रकार से बनता है। कि एक्सेप्शन का केस भी रहता है, अपवाद वाले केस। तो नंबर पिरामिड ऐसे ऊपर की तरफ तो बना ही, इसके अतिरिक्त उल्टा भी बनता है, नीचे की तरफ भी नंबर पिरामिड बनता है। ठीक। और दूसरा जो पिरामिड है उसको देखते हैं बायोमास, संख्या बताएगा ये आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे घास फूस हो गए, वो तो सबसे ज्यादा है ना पूरे भारत की नहीं, हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा तो वही है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, जो उसको कंज्यूम करेंगे तो उनकी संख्या अच्छी खासी रहेगी। सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, उनकी संख्या अच्छी खासी रहेगी। टर्शरी आएंगे, उनकी संख्या। लेकिन अगर आप जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो संख्या कम होती जाती है। तो यही है बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड। याद रखिएगा बायोमास का पिरामिड भी उल्टा भी बनता है, डाउन राइट डायरेक्शन में भी बनता है। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका एनर्जी का पिरामिड, जिसको हमने समझा हुआ था। ये प्रोड्यूसर है, खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का पिरामिड मतलब इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसकी एनर्जी इसके ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप का होता है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चार्ल्स एल्टन के इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा पिरामिड है जो डाउनवर्ड या नीचे की तरफ नहीं बनता? तो वो सिर्फ एनर्जी का पिरामिड है जो नीचे की तरफ नहीं बनता। नंबर पिरामिड और बायोमास का पिरामिड हमेशा ऊपर और नीचे, अपवाद की स्थिति पे ऊपर और नीचे दोनों दिशा पे बनता है। ठीक है। तो ये है चार्ल्स एल्टन का इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। इसको दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड में यही सारे लोग आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। उत्पादक जो उत्पादन कर रहे हैं, उसको खाने वाले प्राथमिक, प्राथमिक को खाने वाले द्वितीय, और द्वितीय को खाने वाले तृतीय। तो मतलब 3 लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। उत्पादक को खैर हम काउंट नहीं करते। तो कितने उपभोक्ता पूछेगा तो 3 उपभोक्ता। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। चलिए 2 टॉपिक हो गया है, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्ट हैं और कुछ ईयर हैं, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इसको ध्यान इस वजह से रखना है क्योंकि पूछता है आपसे, आपसे पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा कब हुई थी, तो फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई हुई थी। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो एक्ट और ईयर अपने को ध्यान होने चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 महत्वपूर्ण रहता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इसी के बाद हुआ है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 घोषणा हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग शुरू किया 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। भारत के पास एक अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी है। फॉरेस्ट पॉलिसी का एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको कि पूरा टोटल एरिया जो रहेगा ना, उसका 1/3 पे फॉरेस्ट जो है होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं तो हमारे पास 44.21% फॉरेस्ट एरिया है। तो मतलब हमने जो बनाया हुआ है पॉलिसी उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप भारत की स्थिति में देखेंगे तो फॉरेस्ट पॉलिसी में भारत की स्थिति उतनी बेहतर नहीं मिलती है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बाद में एक और भी बनाया गया था 1988, लेकिन पहला फॉरेस्ट पॉलिसी आपका कब बना? 1952 पे। तो ऐसे करके सारे एक्ट हैं और कुछ ईयर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद नॉइस पोल्यूशन है। पोल्यूशन में आते हैं, कुछ पोल्यूशन से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम लोग समझते हैं। चीज़ें जानेंगे किस किस प्रकार की नॉइस पोल्यूशन होती है, और कुछ कुछ तो साइंस के टॉपिक भी हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे
नॉइस पोल्यूशन, सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि आवाज पास कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आवाज को पास होने के लिए ज्यादा से ज्यादा घनत्व चाहिए। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। सबसे ज्यादा इनको डेंसिटी लगती है। मतलब जैसे आप देखेंगे स्पेस में आवाज जो है पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर यहाँ पे दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, उनके जरिए आवाज जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। लेकिन जब आप स्पेस पे बात करते हैं तो वहां तो कुछ नहीं है। तो इसी वजह से एक बोलेगा तो बी जो रहेगा उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देगा स्पेस में। तो जितना ज्यादा घनत्व रहेगा उतनी तेजी से आवाज जो रहती है वो जाती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा। एक रहता है आपका ऑडिबल, मतलब हमारे सुनने योग्य। हम लोग कितना आवाज जो है सुन सकते हैं, तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज को सुन सकते हैं। उससे ऊपर का जो आवाज रहता है इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, और उससे कम का जो आवाज रहता है इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक का एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आप इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। चमगादड़, चमगादड़ जो रहते हैं वो अल्ट्रासोनिक आवाज निकालते हैं। मतलब कैसे? रात का समय है, दिखने में भी समस्या होता है ना, तो इन लोग एक आवाज निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। मान लीजिए यहाँ पे खंभा है, तो ये आवाज जाएगा, तो फैला हुआ है, आवाज जाएगा, टकराएगा, टकरा करके वापस आएगा। तो इस चमगादड़ का प्रोसेसिंग ऐसा रहता है ब्रेन पे, इसको पता चल जाता है कैलकुलेट करके कि इतनी दूरी पे इतना बड़ा कोई चीज़ है। उसको एग्जैक्ट भी नहीं दिखेगा क्या है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है। तो अल्ट्रासोनिक का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसी अल्ट्रासोनिक का प्रिंसिपल है जिसको हम लोग आज के डेट में इस्तेमाल करते हैं, रेडार। प्लेन में रेडार आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा नाव में सोनार। ये दोनों इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो रेडार और सोनार अल्ट्रासोनिक का प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला आता है इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से कम है, मतलब एकदम मिनिमम आवाज रहेगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो आवाज आ रहा है। ये कौन सुनता है? घर पे कुत्ते होंगे। कुत्ते लोग जो है आप देखेंगे, आप कोई घर में आ रहा है तो एकदम हल्के सी आहट से उनको पता चल जाता है, कुत्ते। और साथ में बिल्लियाँ, तो ये दोनों ऐसे लोग रहते हैं जिनको एकदम मिनिमम आवाज़ जो रहता है सुनाई दे जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। हम लोग की ऑडियो की फ्रीक्वेंसी जो रहती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। इससे ज़्यादा गया तो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ऑब्वियस सा बात है ना। नॉइज़ पोल्यूशन इससे ज़्यादा जा रहा है तब हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। ऑडिबल 20 से 20,000 हर्ट्ज आपको कैसे याद रह सकता है। आपने देखा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि एक व्यक्ति है ना, ट्रेन की पटरी है, वो देखना चाहता है कि ट्रेन कब आएगी। अब वो इंतजार कर रहा है यहाँ पे, ट्रेन कब आएगी। अगर वो पटरी पे खड़े होकर के देखेगा तो ट्रेन तो दिखने से रही। सुनने की कोशिश करेगा तब भी सुनाई नहीं देगा। वो आंख बंद करके ध्यान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन चढ़ जाएगी भाई, है ना, मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या करना है इस व्यक्ति को क्या करना है कि ट्रेन यहाँ पे अगर मान लीजिए है, और उसको पता करना है। अब ट्रेन दिख नहीं रहा है, आंख से दिख नहीं रहा है, और उसको पता करना है। तो आइए, यहाँ पटरी है, पटरी में कान लगा करके सुनिए। पटरी में कान लगा करके सुनिए, वहां पे ट्रेन चल रहा है। तो ये घनत्व है ना, लोहा है ये, आयरन। आयरन में घनत्व ज्यादा होता है हवा के कंपेयर पे। तो ट्रेन का आवाज जो रहेगा पटरी के आवाज पे जल्दी पहुंचेगा एज कंपेरेटिव टू अगर वो सीटी बजा के आ रहा है। फिर भी सीटी क्योंकि हवा से पास होता हुआ आएगा, और हवा में घनत्व कम होता है, तो हवा के कंपेयर पे आपको पटरी पे कान लगा के सुनेंगे तो ट्रेन जल्दी सुनाई देगा कि कितना देर में ट्रेन आना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेन आने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा घनत्व रहेगा उतना ज्यादा अपने को आसानी पड़ता है आवाज को सुनने में। घनत्व कम आवाज नहीं आएगा, एकदम ज्यादा जीरो हो गया एकदम बिल्कुल आवाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑडिबल की स्थिति पे। ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, कुछ फैक्ट समझते हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्ट हैं, इसको देखते हैं। जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन, तो न्यूक्लियर रेडिएशन जब होता है, न्यूक्लियर प्लांट आपको पता है रहते हैं, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं। तो उसमें से कौन कौन सी किरणें निकलती है रेडिएशन में से? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें उसमें से निकलती हैं। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता है यूरेनियम इस्तेमाल होता है।
भारत के केस में हम लोग के पास थोरियम ज़्यादा है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग के केस पे थोरियम हमारे पास ज़्यादा है। यूरेनियम के लिए ना हम लोगों ने अलग अलग देशों से डील किया है ताकि हम लोग को यूरेनियम मिल पाए। हमने कनाडा से डील किया, हमने ऑस्ट्रेलिया से डील किया, हमने कजाकिस्तान से डील किया। इन सब के पास यूरेनियम अच्छा खासा है। ये इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को अभी भी बोला गया है स्टील, अब भविष्य का ईंधन अभी भी बोला गया है इसको। हम लोग अगर उसको हटा दें, सोलर एनर्जी को हटा दें, विंड एनर्जी को हटा दें, तो जब हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पे, है ना, एक रिएक्टर ऐसा करके बना दिया जाता है, गोल सा हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे यूरेनियम को रखा जाता है। यूरेनियम टूटता है, उसको तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है इसमें से। अभी इसी एनर्जी का इस्तेमाल फिर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा जब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे ना। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ टाइम के बाद जो है ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला है, तो ज्योग्राफी में हम लोग कहाँ पे कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको डिटेल पे देख लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो यूरेनियम इस पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन भारत के स्तर पे थोरियम, ध्यान रखिएगा थोरियम हमारे पास ज़्यादा है। ये हो गया। सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप में जब आप मोटर कारण के प्रदूषण जांच में जाएंगे तो सीसा जो लेड रहता है ना, तथा कार्बन की जांच होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब पेट्रोल दिखेगा ना, पेट्रोल में लेड फ्री पेट्रोल आपको लिखा हुआ मिलेगा, कभी नोटिस करिएगा। जो रहता है वो सही नहीं रहता, तो लेड फ्री पेट्रोल मतलब कम रहेगा, ठीक। और न्यूक्लियर रेडिएशन से अगर रेडिएशन हो रहा है तो उससे कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो बोन मैरो, अस्थिमज्जा बोलते हैं इसको, है ना, वो सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित होता है। फ्लाई ऐश आपने देखा है, अभी जैसे चलन भी सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश जो ईटा है उसका है। मिट्टी वाले ईटा बोला जाता है, लाल वाला जो ईटा आता है उसको बोला जाता है कि उससे मिट्टी प्रभावित होती है। मिट्टी वैसे भी बहुत कम हो रही है, गुणवत्ता ख़त्म हो रहा है और उससे वैसे करके घर बनाना सही नहीं है। तो अभी के डेट में फ्लाई ऐश वाला ईटा चल रहा है, आपको पता है फ्लाई ऐश वाला ईटा। तो फ्लाई ऐश वाला ईटा कोयले से ही बनता है। कोयले से क्या, कोयले का राखड़ रहता है, राखड़ बोला जाता है इसको। कोयले जब कंज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद उसका जो वो बनेगा, बचेगा ना राख, उसको राखड़ बोला जाता है। इसमें फिर सीमेंट मिलाते हैं और कुछ कुछ और कंपाउंड ऐड होंगे। उसके बाद फिर इससे जो रहता है आपका फ्लाई ऐश, जो सीमेंट वाला ईटा रहता है वो बनाया जाता है। सिर्फ सीमेंट का नहीं रहता वो, याद रखिएगा, राखड़ उसमें मिलता है, कोयले से बनेगा एक हिसाब से। अखबार में जो लिखाता है, प्रिंटिंग होता है, तो याद रखिएगा जैसे गरम गरम ले आए, जलेबी ले आए, समोसा ले आए, तो एकदम जो रहेगा ना वो चिपक जाएगा उन सारी चीज़ों से। जो उसमें लिखा हुआ है ना, शब्द लिखे हुए हैं, उससे वो चिपक सकता है। और याद रखिएगा उसमें भी एक विषैला तत्व होता है जिसको हम लोग सीसा या लेड बोलते हैं, जो शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक। और एक और फैक्चुअल डेटा बताता हूँ आपको, पर्यावरण का आतंकी वृक्ष, इसको बोलते हैं सफ़ेदा, यूकेलिप्टस बोला जाता है। जहाँ आप सफ़ेद कलर का मिलेगा पेड़ आपको, आप देखिएगा आपको अगल बगल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है ये, अगल बगल का पूरा पानी पी जाएगा, ठीक है। तो इसको सफ़ेदा बोलते हैं। पर्यावरण का आतंकी वृक्ष कौन, सफ़ेदा, यूकेलिप्टस। ये तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है। इसके बाद फिर हम लोग वापस जंप करेंगे IUCN के ऊपर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हिंदी में नाम याद करने की कोशिश मत करिएगा, जो है वो यही है। याद रखिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, CGPSC मेंस के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा है, ये 2 मार्क्स का पूछा है, नाम लिखने के लिए, फुल फॉर्म लिखने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेलिंग देखते हैं, क्योंकि IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंडेड है, रिसर्च करती है, बुक्स निकालती है, बताती है कि कौन से जो जानवर हैं एक्सटिंक्ट हो गए, कौन से इंडेंजर्ड है, कौन से मतलब डेंजर पे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा खतरे पे। ये सारा जो डेटा निकालती है वो IUCN ही निकालती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। IUCN जो रहता है वो एक रेड लिस्ट जारी करता है, हम लोग इसको रेड डेटा बुक बोलते हैं। इससे पहले IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है इसको ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और हम लोग जब बात करते हैं रेड डेटा बुक, आपने सुना है रेड डेटा बुक के बारे में, ये वही बुक है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन और डेटा रहती है। रेड लिस्ट जारी करता है IUCN, जो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में फ्लोरा और फौना,
जो हैं उनकी स्थिति क्या है। क्या वो कुछ ऐसे जानवर के बारे में बताता है जो एक्सटिंक्ट होके देखे ही नहीं गए हैं, बताता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वो खत्म हो सकते हैं, खत्म होने के कगार पे है, बताता है कि ये संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है, बताता है कि ये असुरक्षित है। तो ये जो रेड डेटा बुक है इसी में ही ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। तो याद रखिएगा IUCN के रेड डेटा बुक में, रेड डेटा लिस्ट में 9 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, रेड डेटा बुक सबसे पहली बार कब फाउंड हुआ था ये पूछेगा तो 1964 करिएगा। सबसे पहले बार इसको हम लोगों ने यहाँ से लिया, 1964 से आया हुआ है, जिसमें से 9 श्रेणियां बनाई गई है जो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, वन विलुप्त हो गए, वन में विलुप्त हो गए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा खतरे पे है। अच्छा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट ही होते हैं वो, इंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएंगे, असुरक्षित वल्नरेबल हैं, संकट निक्त है, संकट मुक्त है, आंकड़ों का अभाव है या अनांकलित है, ऐसे करके 9। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, रेड डेटा बुक में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 9। रेड डेटा बुक कब फाउंड किया गया था? 1964। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड पे। IUCN का फुल फॉर्म कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें 3 कैटेगरी को बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला 3, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इसको थ्रेटेंड की कैटेगरी मतलब संकटग्रस्त की कैटेगरी में लिया जाता है। तो इन 3 को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके कुछ हम लोग जानवर भी देखेंगे जिससे हम लोग समझ पाएँ कि मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, थ्रेटन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब क्या हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे थोड़े से और डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। जब हम लोग रेड डेटा बुक की बात करते हैं, दिखता कैसा है ऐसे देख लीजिए, रेड डेटा बुक, रेड लिस्ट ऐसा दिखता है। ठीक है। तो आम तौर पर 3 रंग का इसमें पन्ना होता है, एक लाल कलर का पन्ना, एक गुलाबी कलर का पन्ना और एक हरा कलर का पन्ना। रेड डेटा बुक में, रेड डेटा बुक में अमूमन 3 प्रकार का पन्ना होता है, लाल, गुलाबी और हरा। लाल पन्ने का मतलब होता है, इससे भी GS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल पन्ने का मतलब है लुप्त प्राय, मतलब एक्सटिंक्ट, खत्म हो गए हैं ये। ठीक। गुलाबी का मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। रहता है अगला हरा, वो प्रजातियां जो पहले संकटग्रस्त थी लेकिन अब उनकी स्थिति सुधर गई है और वो संकटग्रस्त नहीं है, इनको बोलते हैं हरा पन्ना में लेते हैं। तो ये 3 प्रमुख पन्ने होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी पन्ने हैं। आपका काम ये सारे पन्नों का कलर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्री के बाद आपको मेंस भी देना है, तो प्रिपेयर रहिए। 50% से ज़्यादा प्रिपरेशन हम अभी करेंगे। ठीक। काला पन्ना देखिए, वो प्रजातियां जिनके विलुप्त होने की पुष्टि हो चुकी है, काला पन्ना। अंबर, प्रजातियां जिनकी स्थिति असुरक्षित मानी गई है। सफेद, दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। स्लेटी कलर, वो प्रजातियां जिन्हें संवेदनशील, संकटग्रस्त या दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उन्हें उचित रूप से वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये अलग अलग पन्ने हैं, अलग अलग पन्ने का कलर है, सारा का सारा रेड डेटा बुक के अंदर रहता है। ठीक है। तो IUCN ये लिस्ट जारी करता है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, मैं आपको एक PDF शेयर करूंगा, वहाँ से आप जो चीज़ें हैं, संकटग्रस्त क्या होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे। चलिए, घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये जरूरी है क्योंकि भारत के हैं ये, है ना। तो जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपने अगर नाम सुना होगा, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। दिखता कैसा है यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको हमने थोड़ा सा कार्टूनिश लिया हुआ है हम लोग के, मतलब यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, राजस्थान की बात कर रहे हैं, स्टेट बर्ड है और ये घोर संकटग्रस्त है, मतलब बचाया नहीं गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसी स्थिति पे ही है। रेड हेडेड वल्चर और इंडियन वल्चर, इन दोनों को आप क्यों याद रखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। 2018 CGPSC की बात है, वल्चर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन वल्चर जो है क्यों इस एक्सटिंक्ट के कगार पे क्यों पहुंच रहे हैं, है ना। तो एक पेन किलर आता है जिसका नाम है DICLO, डिक्लो, FENAC, डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक नाम का पेन किलर आता है। तो क्योंकि देखिए वल्चर जरूरी है, आप देखेंगे जो कंज्यूम करते हैं, मतलब लास्ट में जो भी लाश फेंका जा रही है, बॉडीज फेंका रही है, उसको वल्चर खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब अपना चला रहे हैं। ठीक है। तो डिक्लोफेनेक नाम का एक दवाई रहता है, वो उस लाश में छीट दिया जाता था।
है ना, उसको उसके ऊपर छींट दिया जाता था, तो वल्चर जो थे खाते थे, तो वो उनके शरीर में कंज्यूम हो जाता था। अब उनका शरीर जो है उस लेवल का बना हुआ नहीं है कि इस दवाई को वो कंज्यूम किया है तो पचा पाए। तो धीरे धीरे वल्चर जो है वो धीरे धीरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आना शुरू हो गए थे। 2018 पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, हिमालयन क्वील है, पिंक हेडेड डक है और एशियन चीता है। तो ये वैसे लोग हैं जो घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनको बचाया नहीं गया तो खत्म हो जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए पिंक हेडेड डक, ये रहा। ये जम्मू कश्मीर में कॉमनली पाया जाता था, लेकिन बहुत कम हो गए हैं अभी। हिमालयन क्विल ये भी था, ये भी बहुत कम हो गए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब समझ गए होंगे, इनको बचाया नहीं गया तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ऐसे करके बहुत सारे और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन मैंने कुछ रखे हैं ताकि आप समझ पाए कि स्थिति कितनी भयावह है। और ये जानवरों को हमने इस वजह से रखा है क्योंकि आने वाले समय में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछने के चांसेस हैं। ठीक, इसके बाद जब हम लोग एंडेंजर्ड की बात करते हैं, जो एकदम क्रिटिकली तो नहीं है लेकिन एंडेंजर्ड खतरे में तो हैं, तो बंगाल टाइगर। अब आपको लगेगा बंगाल टाइगर, भाई बंगाल टाइगर हाँ है खतरे पे। पोर्चिंग होती है इनकी, जानवरों को मारा जाता है, खाल बेचा जाता है, शौक के लिए इसके खालों को खरीदा जाता है, अपने पास रखा जाता है। तो बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड पे आ गया। ऑलिव रिले टर्टल, एक टर्टल है ये। अब ये इन लोग क्या करते थे ना, अंडे देने के लिए उड़ीसा, उड़ीसा का एक नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा भीतरकनिका, भीतरकनिका। वहां पे ये अंडे देने के लिए आते थे, अंडे देने के लिए आते थे। लेकिन फिर आप जान रहे हैं मछुआरे लोग जो हैं इनको पकड़ना शुरू कर दिए, पकड़ना शुरू कर दिए तो इनका आवाज़ जो था वो खतरे में आ गया। अंडे दे रहे हैं, अंडे भी बच नहीं पा रहे हैं। तो ऑलिव रिलेट टर्टल या तो कम हो गए या वो आना छोड़ दिए हैं भारत। ठीक है, जब भारत में हम लोग आना छोड़ दिए हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत सेफ जगह था उनके लिए, उड़ीसा का जो भीतरकनिका का नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जहाँ पे वो अंडे देते थे, तो वहाँ पे वो आते थे, वो आना छोड़ दिए। अब आना छोड़ दिए तो उसके वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। जहाँ अंडे दे रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी पे आ गए हैं। एशियन लायन, एशियन पैंडा, एशियन पैंडा रेड कलर का होता है, पंजे उसके काले टाइप से होते हैं। लॉयन टेल मकाओ, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बक, वन हॉर्स राइनो, आप इसको काजीरंगा नेशनल पार्क जानते ही हैं आप, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे इसको संरक्षित और सुरक्षित रखा गया था, लेकिन जानते हैं आप जो हंटर्स हैं यहाँ पे पोर्चिंग करते हैं, इसका सिंग बेचना है इनका, और खाल मोटी होती है तो खाल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके इनको इंडेंजर्ड ला दिया गया है। वैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन वही है, ह्यूमन ग्रेड के सामने सब फेल है। इंडियन बाइसन, गौर आपने नाम सुना होगा। इन सब का मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे बंगाल टाइगर, तो आप जानते ही हैं क्या है, कैसा है। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं एशियाटिक लायन, ऐसा दिखता था। आज के डेट में आप देखेंगे तो एशियाटिक लायन भी आपको कम दिखना शुरू होंगे। उसके बाद हम लोग जब बात करें तो वह है आपका इंडियन बाइसन। बाइसन को तो जानते हैं, बाइसन गौर पशु। आप जब जाएंगे रायपुर, रायपुर में जंगल सफारी है। जंगल सफारी अगर बन पाएगा ना तो एक बार जरूर जाइएगा। जंगल सफारी में बाइसन भी आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा पशु होता है। आपने यहाँ पे हमने पढ़ा है ना छत्तीसगढ़ में कि गौर पशु के शिकार का मंचन किया जाता है, ये वही वाला है। ठीक है, इंडियन बाइसन इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग जाएं तो लायन टेल मकाओ, ये ऐसा दिखता है, मकाओ है ये। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें तो ये है ब्लैक बक। ब्लैक बक, काला हिरण, ध्यान आ रहा होगा आपको काला हिरण कौन है, ध्यान नहीं आ रहा, चलिए ध्यान दिलाते हैं आपको। आपको ध्यान आ जाएगा, अगर वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक बक कौन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त ही हो चुके हैं। और जो विलुप्त हो चुके हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है डोडो से। डोडो पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता था, ह्यूमन ग्रिड की भेंट चढ़ चुका है। आखिरी बार इसको 18वीं शताब्दी में देखा गया था, 1765 या 1764 आसपास में। उसके बाद देखा ही नहीं गया है। इससे संबंधित एक बहुत ही फेमस पिक्चर है एनिमेटेड, अगर आप कभी एनिमेशन देखते होंगे तो मिल जाएगा आपको, यूपी अप नाम से एक फिल्म है, इसमें इस डोडो पक्षी को अच्छे से दिखाया गया है। आप चाहे तो एक बार इसको जरूर देखिएगा, एनिमेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है ये। ठीक है, एक्सटिंक्ट पक्षी डोडो कैसे दिखता था, इस प्रकार का दिखता था। अब तो हमको म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का ये दिखता था।
ये डायनासोर की प्रजाति का ही था, सर्वाइव कर गया था, लेकिन फिर ह्यूमन की भेंट चढ़ चुका है ये डोडो पक्षी। चलिए, उसके बाद आते हैं कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव देखते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज से संबंधित। IUCN, रेड डेटा बुक, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली है। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लिया गया था, इसको देखेंगे। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को समझेंगे, रेड REDD रेड, जिसमें वन विनाश और वन विनाश से उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इस प्रोटोकॉल को बुलाया गया था। एजेंडा 21 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अभी जो रिसेंट में जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है वो है COP, कोऑपरेशन ऑफ पर्सन होगा शायद, है ना। तो ये लिया गया है COP कोप को। तो ये आज की डेट का सबसे महत्वपूर्ण कोप है COP। अभी COP 29 हुआ था, तो मैं करंट में जो हुआ था मैं अपडेट करवा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड हम वीडियो कर रहे हैं, तो डिटेलिंग आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जगह है वहाँ पे हुआ था। 16 डेट याद रखिएगा इसका, 16 सितंबर 1987 को इसमें सहमति हुई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में का उद्देश्य क्या था, ये दो चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य था कि ओजोन परत जो है ना वो क्षति हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, और जो पदार्थ नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका उत्पादन और खपत को हम लोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है और ख़त्म करना है। अभी तक काम चल रहा है, आपको पता है उतने अच्छे से काम हो नहीं पाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद बात करेंगे एजेंडा 21। ये एक मतलब ऐतिहासिक प्रोटोकॉल रहा था, इनिशिएटिव रहा था। एजेंडा 21 पूछता है कि इससे संबंधित है, कहाँ हुआ था, तो इसको करिएगा ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के कहाँ, रियो डी जेनेरियो के जगह पे हुआ था 1992 पे। सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है ये। और यहाँ पे 178 देशों ने मतलब देश और सरकार ने यहाँ पे जो था सहमति दिया था। और इसी टाइम पे यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है वो तैयार होकर के आया था, वो था आपका ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था एजेंडा 21 पे, कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो हम लोग को काम करना है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। लेकिन आप सबको जैसा पता ही है, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर काम करना है। दुनिया की सारी जितनी भी पार्टियां हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है COP का, सारी पार्टियों को बुला लिया गया है, कंट्रीज को बुला लिया गया। इसी कमरे में बैठ करके क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा है। अपने आप में अब कैसा विडंबना है आप देख लीजिए, इसी कमरे में बैठ करके ग्रीन हाउस गैसों का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एजेंडा 21। ये बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे हम लोग जब भारत नहीं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ ना एक लेयर है। जब सूरज की रोशनी आती है तो सूरज की रोशनी इसमें ट्रैप हो जाती है। इसी वजह से हम लोग का पृथ्वी हल्का गर्म रह पाता है, और इसी वजह से जो लाइफ है यहाँ पे पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर अपने को वैसा मिला हुआ है। लेकिन अगर हम इस टाइप के गैसेस को का उत्सर्जन करेंगे, उत्पादन करेंगे, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो ज़्यादा गैसेस का उत्पादन करेंगे, जब सूरज की रोशनी अंदर आएगी तो वो ट्रैप हो जाएगी। तो यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ गया, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा तो समुद्र तल से पानी जो रहेगा वो भी बढ़ेगा। तो उससे वो टापू और वो देश भी संकट में आ जाएंगे जो समुद्र से जस्ट थोड़ी ही तल ऊपर पे है, जैसे मुंबई, जैसे मॉरिशस, जैसे इंडोनेशिया। ये सारे लोग तो आपके संकटग्रस्त में आ जाएंगे, और इससे और नुकसान भी है, इससे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो एजेंडा 21 में इन प्रमुख मुद्दों पे चर्चा किया गया था, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान पे है, 1997 क्योटो पे हुआ था इसका। अब इसमें घोषणा किया गया था कि हम लोग करेंगे, औद्योगिक देश अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे। कितना सक्सेसफुल हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण था। पेरिस समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, उन 2015 अभी रिसेंट का ही है ये। इन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग जो है औद्योगिक स्तर पे, मतलब हम लोग का जो वैश्विक तापमान है
जो 2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इससे नीचे रखना है इसको। हम लोग को कोशिश करना है कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाए, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाए। इसमें ऐतिहासिक चीज एक और है। अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि पेरिस समझौता पे, ये जो क्लाइमेट चेंज और बाकी सब चीज़ के लिए दुनिया रोती रहती है, इसमें मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। यूएसए ने बैकआउट कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे डिमांड क्या है, मैं आपको डिमांड बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ है, पूरा विश्व हम 3 कैटेगरी पे बटा हुआ है। आपको पता है, एक डेवलप्ड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डेवलप्ड कराते हैं, हम लोग डेवलपिंग है, भारत हो गया, चाइना हो गया, और एक अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप है जो और अफ्रीका का बात करें, कैनेडा का बात करें हम लोग, है ना, क्यूबा का बात करें, ये सारे लोग जो है अंडर डेवलपमेंट में। डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी में कोयले का इस्तेमाल किया, औद्योगिकरण किया, उद्योग लगाए, अपने आप को विकसित कर लिया। अभी बारी आई डेवलपिंग का, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सारे लोग, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कोयले का उत्पादन करके हम लोग अपने आप को औद्योगिकरण करके डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी डेवलप्ड कंट्री खड़ा हो जाता है कि भाई तुम जो कर रहे हो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इससे क्लाइमेट चेंजेस का खतरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यही पेरिस समझौता पे रखा गया था कि ठीक है, हम ये सब नहीं करते हैं, हम क्या करें, आप एक काम करो, इतना सर्टेन अमाउंट का फंड तैयार करो ताकि हम लोग कोयले पे निर्भरता को छोड़ के, क्योंकि हमारे पास तो यही सबसे ज़्यादा है, कोयले पे निर्भरता छोड़ करके हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करें। हम लोग रिएक्टर लगाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर जो मैंने आपको बताया, हम लोग सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क करेंगे, हम लोग विंड एनर्जी के ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन ये लगाता है, ये करने में लगता है फंड। सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है कोयला, तो कोयला छोड़ देते हैं हम। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने ये प्रस्ताव रखा था, और पेरिस समझौता पे यहाँ पे यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस टाइम पे, बैकआउट कर दिया, बोला कि ये फालतू है, ये सब चीज़ पे हम नहीं पड़ेंगे, यूएसए का पैसा जो रहेगा यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। और अभी भी वही बात चल रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके आए हैं, अभी देखिएगा जनवरी में कार्यकाल शुरू होगा, वो इस टाइप का जो भी क्लाइमेट चेंजेस और क्लाइमेट से संबंधित इनिशिएटिव लिया जाएगा ना, बैकआउट करने वाले हैं, देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये है पेरिस समझौता, जो बहुत महत्वपूर्ण था, उस टाइम पे बैकआउट कर गया था तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। हम लोग रामसर संधि के ऊपर भी बात करेंगे। 1971 ईरान पे इसकी घोषणा हुई थी कि कुछ ऐसे जगह हैं, उसको हम लोग चिन्हांकित करके रखेंगे और इस जगह को डेवलप करेंगे ताकि फ्यूचर पे इस स्थल से जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बनी हुई रहे, आर्द्र भूमि जो रहे वो सही तरीके से सुचारू रूप से चलते रहे। तो रामसर संधि 1971 ईरान में किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी करंट के हिसाब से, करंट के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है, इसको भी देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए करंट के हिसाब से क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी पिछले महीना 1 से 22 नवंबर बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था और 29वें क्रमांक का था। तो आपसे पूछेगा COP 29 कहाँ हुआ था, ठीक है, तो करिएगा बाकू अजरबैजान पे हुआ था। यहाँ पे भारत ने कड़ा विरोध जताया। मैंने आपको बताया कि कोयला और बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे, लेकिन आप उसके लिए एक शपथबद्ध हो करके एक दीजिए, पैसा दीजिए, उसके बाद हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो बोलते हैं हम 300 अरब डॉलर जो रहेंगे देने के लिए आपको तैयार है। हमने अपने साइड से, हम लोग क्योंकि पहले ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किए, कोयले का उत्पादन किए, औद्योगिकरण किए और हम लोग अपने आप को डेवलप बनाए, तो हम लोग 300 अरब डॉलर देंगे हर साल। इससे जो रहेगा थोड़ी सी स्थिति जो रहेगी सुधरेगी। भारत ने कड़ा विरोध जताया, बोला कि 300 अरब डॉलर नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर आपको देना है। अभी देखिएगा न्यूज़ पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 200 से ज़्यादा देश हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें से अगर 50 कंट्री डेवलपिंग को हटा दे तो 150 देश बचते हैं। अब इस 150 देश में आप जब 300 अरब डॉलर को बांटेंगे, 1-1 अरब डॉलर भी नहीं बचेगा सबके पास, इससे कुछ नहीं होना है। भारत ने कड़ा विरोध जताया और 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग की है और COP 29 फेल हुआ पूरा।
बैकआउट कर लिया डेवलपिंग कंट्रीज ने। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। बाकू अजरबैजान में हुआ था, वैसे जगह पे हुआ था जिसको खुद सबसे ज़्यादा ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की नीड है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। और जब हम रामसर साइट समझे ही हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान समय में रामसर साइट भारत में 85 हो गए हैं, 85। इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, ये क्वेश्चन पिछले बार अभी पूछा हुआ है CGPSC 2023 में। तो अभी टोटल 43 हो गए हैं और लास्ट दो जुड़े हुए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। 42 नंबर का होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में, और 43 क्रमांक का असम केमोईदम अहोम राजवंश के टीला दफनाने का व्यवस्था था। इसको इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हांकित करके ऐड किया गया है। तो ये रामसर साइट्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। चलिए आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं, उसको समझते हैं। एक है रविंद्र कुमार सिन्हा जी, इनको बोलते हैं डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। एक है रामदेव मिश्र, भारत में इनको बोला जाता है पारिस्थितिकी के जनक। नॉर्मन बोरलॉग सब जानते हैं, हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछेगा तो पूछेंगे, बोलिएगा MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। गेहूं याद रखिएगा, मैक्सिकन गेहूं था जिसका उत्पादन इन्होंने किया था। हमने प्रोडक्शन करना था, हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो हरित क्रांति में हमने सबसे पहले गेहूं का इस्तेमाल किया था। MCQs कराऊंगा तो वहाँ पे डिटेलिंग मिलेगा। और सलीम अली, इनको आप नहीं भूल सकते, पक्षी स्पेशलिस्ट। इनके नाम से जो है अलग से नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर को। पक्षी स्पेशलिस्ट आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा कौन है, पक्षी से बात कर सकते थे, पक्षियों की बहुत केयर करते थे। इस चीज़ से ही आपको ध्यान होगा, आपने अगर फिल्म देखा है रोबोट 2.0, पक्षी राज था, याद आ रहा है? पक्षी राज का जो कैरेक्टर है ना, वो इन सलीम अली से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कुछ और फैक्ट देखते हैं, उसके बाद एक आध और बड़े टॉपिक को करेंगे। कुछ एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट मैंने आपको वहाँ बताया नहीं था। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। मतलब शरीर के अंदर अगर आप इनहेल कर रहे हैं ना, तो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी रहती है ऑक्सीजन को ले जाने की, उसको रोक देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस बोला जाता है। पूछता है क्वेश्चन, किसे दम घोटू गैस बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन, ये सारे जो हैं आपके कुछ फ्यू एयर पॉल्यूटेंट है ना। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, मतलब क्यों नुकसान हो रहा है, ओजोन लेयर में क्यों क्षति पहुंच रही है। आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर में एक लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, O3 से बनता है। इसमें भी क्षति पहुंच रहा है, कारण मानव ही है। ऑब्वियस है कि इसमें ऐसे ऐसे गैस का उत्सर्जन हो रहा है कि इस होल को ये खोल रहा है, और उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में जो प्रमुख गैसेस हैं वो कौन कौन सी है, इसको भी देखिए, फैक्चुअल डेटा है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन के लिए तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, और ग्रीन हाउस के लिए भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। पहले जो फ्रिज होता था, AC होता था, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था। अभी भी बहुत सारी मशीन है जिसमें से ये निकलता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको समझा दिया। और ये भी देख लीजिए, सूरज की रोशनी जो है, बहुत सारे इसमें हानिकारक किरणें होती हैं, तो उसको जो ओजोन लेयर रहता है वो प्रोटेक्ट कर देता है। अगर ये लेयर टूटा या लेयर में होल आया तो सूर्य की डायरेक्ट जो पैराबैंगनी किरणें हैं या हानिकारक किरणें हैं वो डायरेक्ट धरती पे पड़ेगी। एक थे तो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म होगा, दूसरा ओजोन लेयर छेद करके आया हुआ है तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, इस वजह से भोपाल गैस में एक त्राजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। इस तिथि को ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि भोपाल गैस कब हुआ था, तो ये डेट है आपका 2 दिसंबर 1983। कौन सा गैस जो था वो लीक हुआ था, तो गैस लीक हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का जो गैस था वो लीक हुआ था, और बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी थी। इसको एक बार आप कभी सर्च करिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, धान का खेत जलाते हैं, कौन सा गैस निकलता है वहाँ से, CH4 मीथेन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं
कि वन लाइनर क्वेश्चन है ना। मैं इसका वो फोटो दिखा सकता था आपको, लेकिन ज़रूरत नहीं है। पेयजल में जैसे आप नाइट्रेट अगर ज़्यादा मिला देंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फोटो देखिएगा आप, अगर आपको देखने की इच्छा होगी तो। पेयजल में कैंडियम होगा। कैंडियम की अधिकता अगर मिला देंगे तो इताई इताई रोग होता है। पेयजल में आर्सेनिक मिला देंगे ज़्यादा तो ब्लैक फुट नाम का बीमारी होता है। और पेयजल में पारा की अधिकता से मिनी माता नाम का बीमारी होता है। ये हुआ था एक फेमस घटना मिनी माता नाम की जगह में। जान रहे हैं, कंपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, पानी पे इन्होंने क्या किया था, जो पारा जो मरकरी है उसको डिस्पोज कर दिया था। फिर वहाँ के लोगों ने जब पारा या पानी को पिया तो उनको एक अलग से बीमारी हो गई थी। इसको बोलते हैं मिनी माता बीमारी, और वही जगह के नाम से उस बीमारी का नाम पड़ा है मिनी माता बीमारी। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है मिनी माता बीमारी से रिलेटेड, और बाकी सारे फैक्चुअल डेटा हैं। ऑब्वियस है ये इंपॉर्टेंट है ही। चलिए आगे चलते हैं और बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। जैव विविधता, जैव मतलब दो चीज़ें आ जाएंगी जैव विविधता में। एक आ जाएगा आपका फ्लोरा और दूसरा आ जाता है आपका फौना। फ्लोरा फौना का मतलब क्या है, आप जानवरों को भी लेंगे, आप पेड़ पौधों को लेंगे, दोनों को ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले एक फैक्चुअल डेटा से हम लोग शुरुआत करेंगे कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म कौन है पूरे इकोसिस्टम पे, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी हम लोग हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। हम लोग प्रोड्यूसर को भी खा जाते हैं, हम लोग जानवरों को भी खा जाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर हम। ठीक। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये 2002 में आया हुआ है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं पूरे विश्व में, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 36 है टोटल। और भारत में कितने हैं, तो 4 है। हिमालयन में है, इंडो बर्मा रीजन में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, और सुंदरलैंड नहीं, सुंदरलैंड एरिया कौन सा है मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे मिलने वाला है। और बायोडाइवर्सिटी की कमी का कारण क्या, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, घर खत्म कर दीजिए उनका, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा। मीनिंग एक बार समझ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का क्या है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो जिनकी विविधता है, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे उनके लिए कंडीशन बहुत सही होगा, उनके पनपने के लिए, जैवों के पनपने के लिए कंडीशन बहुत सही होगा। इस वजह से उस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। कहाँ कहाँ मिलेंगे, हम लोग यहाँ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बोला है कि 36 जगह हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं इनको हम लोग, जहाँ पे पेड़ पौधे और जानवरों का बहुलता अलग अलग प्रकार से, डाइवर्सिटी अलग अलग बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वो ये 36 जगह है जिसको मैंने यहाँ पे आपको लिया हुआ है। मेनली आपको जो, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ये एकदम बीचों बीच का, जिसको हम लोग 0 डिग्री लेते हैं ज्योग्राफी पे, इधर से लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री, और ऊपर से लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंकर 23 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इस वाले एरिया पे सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ से गया हुआ है, लीजिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंकर ले लीजिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंकर हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये लीजिए। इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए अमेजोन का फॉरेस्ट आ गया, ये रहा। भारत का आ गया नीचे, ये इधर वाला एरिया, आपने इसको अच्छे से देखा होगा। ये वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, इधर सुंदालैंड, ये रहा वो सुंदालैंड एरिया, इंडो बर्मा का क्षेत्र रहा यहाँ पे। और कुछ ऊपर भी है, ऑब्वियस सा बात है कि पूरा यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड जो 36 की हम लोग बात करें, तो इस एरिया पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड कितने हैं पूछेगा, 36। अगला हॉटस्पॉट, रियो दी जेनेरियो में आयोजित जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहां पे जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी मानक परिभाषा आई थी। और जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में, वो 4 स्थल है। एक है हिमालय, एक है पश्चिम घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ये रहा पश्चिमी घाट जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता बोलते हैं पाई जाती है। यहाँ पे जैव विविधता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
हिमालय वाले क्षेत्र पे। ये रहा इंडो बर्मा का क्षेत्र और सुंदरलैंड इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर नीचे आपका इंडोनेशिया मॉरिशस वाला क्षेत्र भी आएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है अभी के लिए मान लीजिए अंडमान निकोबार, भारत के परिप्रेक्ष्य में अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट, मतलब 4 सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट यहाँ पे हैं अपने को देखने को मिलेंगे। हॉटस्पॉट का काम क्या है? जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी की जो बात की है, भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपको यहीं पे मिलेगी। मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि, जंगल, सब कुछ आपको मैक्सिमम अलग अलग वैरायटी का इस 4 क्षेत्र पे ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग जगह पे नहीं है। अब मान लीजिए, अब अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, पेड़ में चढ़ने वाला मेढक पाया गया, कहाँ से मिला? ये तो पश्चिम घाट यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको अलग अलग, जैसे लॉयन टेल मकाओ, मैंने बोला जम्मू कश्मीर, पिंक हेडेड डक कहाँ था? बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे। ठीक है, वन हॉर्स राइनो इंडो बर्मा क्षेत्र पे मिलेगा आपको। ठीक, तो ये सारे मैक्सिमम डाइवर्सिटी वाले, भारत में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं। चारों का नाम ध्यान रखेंगे। 92 पे जैव विविधता शब्द आई है वो ध्यान रखेंगे, और कहाँ कहाँ है वो ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं नेशनल पार्क और रिजर्व, ये आखिरी पॉइंट है हम लोग का, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या क्वेश्चन है। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है आपसे पहले भी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ का मैदान जो है, रन ऑफ कच्छ जो है, उसको हम लोग बोलते हैं 2008, है ना। सबसे बड़ा यही है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था 2 या 3 साल पहले सीजीपीएससी ने, जमाने के लिए बोला था बायोस्फीयर रिजर्व को, जैव मंडल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो रन ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका मन्नार की खाड़ी। उसके बाद आप बाल करेंगे तो सुंदरबन, सुंदरबन का जो एरिया है वो आएगा। और उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी ये आएगा। तो ये चारों है। ठीक है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा, ये 4 आते हैं, ध्यान रखिएगा। कच्छ सबसे बड़ा, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन और नंदा देवी। पहला बायोस्फीयर प्रोजेक्ट नीलगिरी बायोस्फीयर प्रोजेक्ट 1986। स्मॉलेस्ट पूछेगा दिब्रू, असम में पड़ेगा। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में, बहुत महत्वपूर्ण है हिमिस नेशनल पार्क, जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी सीजीपीएससी पूछ चुका है, ये भी शायद 2018 पीएससी में पूछा हुआ था। क्या इसके एमसीक्यूज जितने भी आए हुए हैं मैं आपको कंपाइल करके एक जगह करवा दूं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन, अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है तो पूछेगा तो करिएगा एमपी में। ठीक है, एक चीज़ और, एमपी का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, वो था आपका कूनो नेशनल पार्क। क्यों चर्चा में रहा था भाई? क्योंकि यहाँ पे चीता को अफ्रीका से लाया गया था और यहाँ पे इसको पुनर्वास करवाया गया था, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, नेशनल पार्क हो गया। और आखिरी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ, कौन कौन सी तिथि पे क्या क्या दिन पड़ता है वो है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, नेशनल पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जितने आपके प्री के हिसाब से ज़रूरी है, मैंने कोशिश किया है सबको एक जगह इकट्ठा करके आपके समक्ष लाने का। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये आपका सीजीपीएससी प्री कवर करा देगा, कंप्लीट कवर करा देगा, अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ आप बस एमसीक्यूज लगाएंगे। सीजीएसआई व्यापम कवर करा देगा। हम लोग का ये तीसरा वीडियो था, डे 3 पे है हम लोग, सिंगल शॉट वीडियो के ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि एक वीडियो पे मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ, आपको 10 तरीके की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। एक वीडियो देखिए, मैक्सिमम आउटपुट लीजिए, बेस्ट परफॉर्म करिए, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, और कमेंट करके बताइए आप अगला किस टाइप टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।